जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को कवर कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूं इस कोर्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है इकोलॉजी। अब देखिए, इस कोर्स को शुरू करने से पहले दो चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि जो हमारा मेन सोर्स रहने वाला है ये पूरे कोर्स के लिए, वो रहने वाला है शंकर आईएएस की किताब ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब इसके अलावा अगर मुझे कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है, वो एनसीईआरटीज बोलिए या बाकी रेफरेंस किताबों से, तो वो भी मैं इंक्लूड करूंगा। लेकिन जो हम यहाँ पर चैप्टर्स देखने वाले हैं वो इस किताब के तहत देखने वाले हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम यहाँ पर सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रीलिम्स प्लस मेंस। अब प्रीलिम्स और मेंस अगर हम कर लेते हैं तो अपने आप इंटरव्यू जो उसकी पढ़ाई हो जाती है। तो मतलब हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड पढ़ाई जो है वो करने वाले हैं। इसीलिए प्रीलिम्स अगर हो तो क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊं और हो गया, है ना। कुछ फोटोज यूज करूं एंड फोटोज यूज करके मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं और खत्म हो गया। वो तो बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के तहत यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, मतलब इंटीग्रेटेड पढ़ाई करने वाले हैं। मेंस की जहां पर बात आती है वहां पर आती है थियोरी। थियोरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर थियोरी जो है उसका भी इंक्लूजन किया है। इसीलिए यहाँ पर आपको जो फोटोज है, कॉन्सेप्ट्स है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जो थियरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपका प्रीलिम्स में दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ाई जो है वो हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना, कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। इकोलॉजी देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड जो है वो डिफरेंशिएट किए गए हैं। सबसे पहले तो आता है ऑइकोस। ऑइकोस का मतलब होता है होम या फिर प्लेस जहां पर हम रह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मन्नत, मतलब यहाँ पर कौन रह रहा है, यहाँ पर शाहरुख खान रह रहा है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अब अगर शाहरुख खान अपने ही घर की स्टडी कर रहा है ना, तो ये हो जाता है ओइकोस और लोकोस। लिटरली मतलब है स्टडी ऑफ द होम ऑफ नेचर। क्योंकि क्या है, जो हमारा नेचर है ना, नेचर, होम ऑफ नेचर, नेचर का जो घर है उसकी स्टडी करना, वो हमें इकोलॉजी जो है वो देखने को मिलता है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, और अच्छे तरीके से रिफाइन करके देखते हैं। अब हम आते हैं परफेक्ट डेफिनेशन पर, जो कि हमें इकोलॉजी की देखने को मिलेगी, जो आपको एग्जाम में लिखनी होगी। इकोलॉजी कैसे डिफाइन की जाती है, यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आता है साइंटिफिक स्टडी। अब साइंटिफिक स्टडी मतलब क्या है, जहां पर कुछ साइंस इन्वॉल्व है, जहां पर कुछ केमिकल चीजें हो रही है, जहां पर कुछ मैकेनिकल फिजिकल चीजें हो रही है, चेंजेस कुछ हो रहे हैं, वहां की स्टडी अगर हम देखें तो वहां पर साइंटिफिक स्टडी हम कहते हैं। तो यहां पर ये क्या है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी किसकी, रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर। अब जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ, मतलब अब यहाँ पर हमें ये क्या, ये रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर स्टडी करनी है। जो साइंटिफिक स्टडी है, क्या हम ये रिलेशनशिप की कर रहे हैं, किसका किसके साथ चल रहा है, किसका किसके शादी हुआ, किसके किसके बच्चा हुआ, ये हम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर रणबीर कपूर बोल भी रहा है कि भाई साहब ये इकोलॉजी नहीं है, आर रिलेशनशिप इज आर रिलेशनशिप, नन ऑफ योर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आपको कोई हमारे रिलेशनशिप में घुसपैठ करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ये आप इकोलॉजी हमारे रिलेशनशिप में अगर तुम पूरा साइंटिफिक स्टडी करोगे और बोलेगे हमने इकोलॉजी देख ली, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर, ये उस तरीके के रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हो रहा है कि किस तरीके से चीजों को एक्सचेंज किया जाता है ना। तो यहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर, मतलब यहाँ पर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईच अदर किस तरीके का रिलेशन है, एंड विद देयर एनवायरमेंट, उनके एनवायरमेंट के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग का दूसरी ह्यूमन बीइंग के साथ, या फिर एक लिविंग बीइंग का, वो भले ही एक टाइगर और एक ह्यूमन हो सकता है ना, वो एक चूहा और एक डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है। तो ये जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ एंड विद देयर एनवायरमेंट, उनका जो एनवायरमेंट है। अब एनवायरमेंट क्या है, जो भी हमारे सराउंडिंग में हमें देखने को मिलता है वो पूरा एनवायरमेंट है। जो भी हमारे सराउंडिंग में देखने को मिलता है, जैसे कि अभी मुझे जो टेबल्स है वो नजर आ रहे हैं, जो किताबें हैं वो नजर आ रही है, जो कबोर्ड है वो नजर आ रहा है, जो लैपटॉप है वो नजर आ रहा है, पीछे जो ग्रीन स्क्रीन है वो नजर आ रही है, जिस पर आपको जो पीपीटी है वो दिखाई दे रही है ना। तो ये जो भी मेरे आसपास मुझे नजर आ रहा है, भले वो टेबल हो, भले वो चेयर हो, भले वो कबोर्ड हो, भले वो किताबें हो, भले वो समझ लीजिए जो ब्रीफकेस है वो रखी हुई हो, भले बहुत सारे जो
फ्रेम्स है वो रखे हुए हो, भली वो एसी हो, भली वो कमरा हो, जो भी मेरे आसपास नजर आ रहा है वो मेरा एनवायरमेंट है, मेरा एनवायरमेंट है। यहां पर दिखाई दे रहा है ना, देयर एनवायरमेंट। तो बेसिकली क्या है, विद देयर एनवायरमेंट, उनके एनवायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप रहेगा उसे हम कहेंगे इकोलॉजी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो यहां पर तीन वर्ड्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला क्या है, साइंटिफिक स्टडी। दूसरा, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ। रणवीर आलिया को ध्यान में रखना कि भाई एक दूसरे के साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका रिलेशनशिप है। एंड विद देयर एनवायरमेंट, रणवीर कपूर जो नेचर में जाके, एनवायरमेंट में जाके जो सुसु कर रहा होगा, तो ये जो रिलेशनशिप रहेगा इसे हम कहेंगे इकोलॉजी। एकदम ही आसान है, समझ में आ गया है ना? क्या होता है कि ये डील करते हैं एक दूसरे के साथ और कुछ चीजों का निर्माण होता है या फिर कुछ चीजें जो है तहस नहस होती है ना? जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स आर मोल्डेड बाय देयर एनवायरमेंट। जो ऑर्गेनिजम्स है वो मोल्ड होते हैं हाउ दे मेक यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, जिसमें एनर्जी फ्लो, मिनरल साइकिल, ये सब हमें देखने को मिलता है। अब ये एनर्जी फ्लो क्या है, मिनरल साइकिल क्या है, ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसको देखने ही वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो एक एनर्जी, यहां पर हमें एनर्जी कहां से मिलती है, खाना खाकर। कोई भी खाना जो है वो खाकर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि जहां जो चीज हम खा रहे हैं उसमें भी कुछ एनर्जी होगी, है ना? समझ लीजिए कि हम यहाँ पर एक ककड़ी खा रहे हैं, ठीक है? अब वो ककड़ी खाने की वजह से अगर यहाँ पर रणबीर कपूर जो है उसको एनर्जी मिल गई, तो ककड़ी में भी तो कुछ एनर्जी होगी। तो ककड़ी को एनर्जी कहां से मिली होगी? तो ककड़ी जो है उसको हो सकता है सूर्य जो है वहां से एनर्जी मिली हो, बिकॉज सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, है ना? तो वहां से एनर्जी मिली, यहां से ट्रांसमिट हुई इस ककड़ी में, ककड़ी से ट्रांसमिट हुई रणबीर कपूर में, है ना? तो इस तरीके से क्या है कि एनर्जी जो उसका फ्लो हमें देखने को मिलता है। इसको डिटेल में यहाँ पर मैंने आपको एकदम आसान शब्दों में बताया, लेकिन डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको पढ़ने वाले हैं। एंड मिनरल साइकिल, जो मिनरल साइकिल है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो मिनरल्स है वो भी एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर हमें जाते हुए जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना? तो मिनरल्स बेसिकली क्या है, जैसे कि एक कोई भी पर्टिकुलर मिनरल है वो भी तो एक जगह, जैसे हम बोलते हैं ना कि विटामिन जो है वो आप खा लो, मिनरल्स जो है वो आपके शरीर में जाने चाहिए, है ना? या फिर शरीर में नहीं जाते हुए मिनरल्स का हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, मिनरल्स जो है उसकी भी साइकिल हमें देखने को मिलती है। तो ये भी साइकिल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह चीजें ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है ना? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो डेफिनेशन समझ गए, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है आंखें बंद करके। एक तो साइंटिफिक स्टडी है, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका रिलेशन, रणवीर आलिया को ध्यान में रखना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ एंड विद देयर एनवायरमेंट। रणबीर कपूर जो सुसु कर रहा है नेचर में, एकदम इजी है, याद हो गया, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, ये लेक्चर्स के साथ साथ ही आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी अगर हम देखते हैं, इतिहास क्या रहा है इकोलॉजी का, क्या पहले इकोलॉजी था? भाई जब से नेचर आया है तब से इकोलॉजी होगा, जब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए हैं तब से इकोलॉजी होगा, है ना? तो बेसिकली इकोलॉजी क्या है, रूट्स ऑफ इकोलॉजी जो है वो हमें नेचुरल हिस्ट्री, मतलब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है जितनी पुरानी है उतना ही पुराना हमें इकोलॉजी देखने को मिलता है। क्या? बिल्कुल देखने को मिलता है जी। कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि बट ऑब्वियस है ना कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब से रहेंगे तब से इकोलॉजी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। बराबर है ना? एकदम आसान है, बराबर है। अब यहाँ पर जो अर्ली हिस्ट्री है, मैन जो है वो इंडल्ज हुआ है इकोलॉजी में इन प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ वे, नोइंगली अननोइंगली। क्योंकि अभी हमें पता है कि इकोलॉजी क्या है, हमारा जो लिविंग बींग्स है उनके साथ जो इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, वो इकोलॉजी है। अब पहले अगर नहीं भी पता होगी डेफिनेशन, स्टिल वो तो रिलेशनशिप तो हो ही रहा है ना? अब प्रिमिटिव सोसाइटी अगर हम देखते हैं तो हर इंडिविजुअल को यहाँ पर क्या था, जो इंटीमेट नॉलेज है उसके एनवायरमेंट का, उसके सर्वाइवल के लिए, ये हमें देखने को मिलता था। उसको होना ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति है, अगर उसको पता है कि भाई साहब यहाँ पर एनवायरमेंट में मुझे ये सारी चीजें मिलती है और ये सारी चीजें मुझे खानी पड़ेगी मेरे सर्वाइवल के लिए, या फिर मुझे इन चीजों से बचना पड़ेगा मेरे सर्वाइवल के लिए, अगर मैं ये चीज को रिलेशनशिप में आ जाता हूँ, इंटरेक्ट कर लेता हूँ या खा लेता हूँ, तो हो सकता है मेरी मौत हो जाए। जैसे कि जहर बोलिए, जहरीले जो पेड़ होते हैं वो बोलिए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकते थे, है ना? तो जो नेचर के फोर्सेस है और प्लांट्स, एनिमल्स अराउंड देम, ये एनिमल से मुझे खतरा है, ये एनिमल को मुझे खाना चाहिए, एनिमल को मैं मार सकता हूँ, तो ये जो है ये नॉलेज रहना अनिवार्य था, बहुत जरूरी था। अब देखिए जो इकोलॉजी है वो हमें बहुत
पुराने पुराने जो किताबें हैं, जो सोर्सेस है, उसमें देखने को मिलता है। मतलब और एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो है वहां पर भी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल का हमें रेफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। क्लासिकल टेक्स्ट जो है वैदिक पीरियड का, जैसे वेदास हो गए, संहिताज हो गए, है ना, देन ब्राह्मणास हो गए, देन आर्यनकास, उपनिषद, मेनी रेफरेंस जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के वो हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, कभी कभार आपको प्रीलिम्स में सीधे स्टेटमेंट आ जाता है कि इकोलॉजिकल रेफरेंस जो हमें यहाँ यहाँ पर देखने को मिलता है, इकोलॉजिकल रेफरेंस यहाँ यहाँ पर है। इंडियन जो ट्रिटाइज है मेडिसिन पर, है ना, जो चरक संहिता है, सर्जिकल टेक्स्ट है, सुश्रुता संहिता, यहाँ पर भी जो लोग हैं उनको प्लांट्स एंड एनिमल इकोलॉजी की सही तरीके से जो चीज़ें हैं वो पता थी। क्योंकि क्या है, जहाँ पर भी समझ लीजिए आयुर्वेदा आ रहा है, वहाँ पर क्या है, जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो प्लांट से निकली हुई जड़ी बूटियाँ हैं, उनका यहाँ पर लेकर जो ह्यूमंस है उनको यहाँ पर सही करना, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें पहले भी देखने को मिलती थी। मतलब क्या है, उनको भी यहाँ पर इकोलॉजी जो है उसका यहाँ पर ज्ञान था, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, तो यहाँ पर देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, उनका इंटरेक्शन जो है वो हम इकोलॉजी के इसमें मानते हैं। ये जो टेक्स्ट है इसमें जो एनिमल्स है उनका क्लासिफिकेशन हैबिटेट के बेसिस पर, लैंड के बेसिस पर, नेचर ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, डिस्क्रिप्शन जो है प्लांट का टिपिकल टू वेरियस लोकेलिटीज, ये सब भी हमें देखने को मिलता है। मतलब आज जो हम बोलते हैं सबकी यूनिक फीचर्स होते हैं कि ये एनिमल जो है वहां पर पाया जाता है, ये एनिमल वहां पर पाया जाता है, ये एनिमल इस तरीके से सर्वाइव करता है, ये एनिमल उस तरीके से सर्वाइव करता है। तो सबके अपने यूनिक फीचर्स होते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बराबर है। प्लांट जो है उनके भी वेरियस लोकेलिटीज जो है वहां पर, अब जैसे अगर आप देखोगे तो जहां पर अब जो ब्लैक सॉइल है उसमें अगर कोई क्रॉप्स अगर उगते हैं तो वो रेड सॉइल में नहीं उगेंगे। तो रेड सॉइल जहां जहां पर हमें देखने को मिलते हैं वहां पर वो क्रॉप्स, वहां पर वो प्लांट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबकी यूनिक फीचर्स होते हैं। जो चरका संहिता है उसमें इंफॉर्मेशन एयर, लैंड, वाटर, सीजन्स यहाँ पर लाइफ के लिए, है ना, एंड दैट पोल्यूटेड एयर एंड वाटर ये इंजूरियस है हेल्थ के लिए, ये सारी भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो मतलब काफी सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में पाई गई है। अब यहाँ पर एनवायरमेंट और उसके कंपोनेंट जो है वो किस तरीके के हैं। सबसे पहले तो एवरीथिंग जो हमें सराउंड करता है, एनवायरमेंट क्या है, एवरीथिंग जो हमें सराउंड कर रहा है ना, और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म उसके लाइफ टाइम में कलेक्टिवली उसको एनवायरमेंट जो है वो कहा जाता है। तो एनवायरमेंट किसको कहा जा रहा है, जो भी अपने पूरे जीवन काल में आसपास जो भी हमें सराउंड करके है, जो भी हमें अफेक्ट करता है, वो हमारे लिए एनवायरमेंट है। इतना समझ में आ गया। मतलब आज जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सराउंडिंग में जो भी चीजें हमें देखने को मिलती है वो सभी एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट को डिफाइन किया जाता है सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो क्या था, जो इकोलॉजी था वो क्या था, वो था साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विथ देयर एनवायरमेंट, है ना। मतलब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे। एनवायरमेंट अगर आप देखोगे जो भी हमें सराउंड कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, बायोटिक है अबायोटिक है, मैटर नहीं करता है। यहाँ पर जब हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो जो भी आसपास, अभी आप घूम के देखिए कि आपके आसपास क्या क्या आपको नजर आ रहा है, वो सब आपके एनवायरमेंट में आ रहा है। ठीक है, आपका एनवायरमेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको बताते आना चाहिए मेरे एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें मुझे नजर आ रही है। वो सारी चीजें आपको अफेक्ट करती है, वो सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कंपोनेंट, इन्फ्लुएंस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिजम्स, वो सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्या है, ये एक बंदर है ना। यहाँ पर आप देखोगे ट्रीज है, यहाँ पर आग लगी हुई है ना, यहाँ पर बाम्बू कुछ नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक ब्रिज जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मतलब इसका सराउंडिंग जो है वो कुछ इस तरीके का है। अब आप देखोगे फोटो कितनी दर्दनाक है ना, कि यहाँ पर जंगलों में आग लगा हुआ है, यहाँ पर बंदर जो है बेचारा अपने बच्चे को लेके सिकुड़ के, वो बच्चा जो है अपनी माँ को लग के बैठा हुआ है, चिपक के बैठा हुआ है, हक करके बैठा हुआ है डर के मारे। ये जो है ये हमारी वजह से हो रहा है। हम जिस तरीके से सो कॉल्ड डेवलपमेंट के पीछे जा रहे हैं, तो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती रहेगी, और हमारे वजह से जो दूसरे लिविंग बींग्स हैं ये अफेक्ट होते रहेंगे, इंक्लूडिंग हम भी अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो भी अफेक्ट होते रहेंगे। तो हमारा फर्ज है कि हम ये ना हो उसके लिए एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करें। अब देखिए रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन जो है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें लिविंग, बायोटिक एंड नॉन लिविंग, मतलब जो अबायोटिक कंपोनेंट है, देखिए यहाँ पर बायोटिक एंड अबायोटिक ये आपको पता रहना चाहिए। बायोटिक मतलब होता है लिविंग, अबायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। तो अबायोटिक, नॉन लिविंग में क्या क्या आता है, एनर्जी आती है, रेडिएशन आते हैं, टेम्परेचर हीट फ्लो आता है,
वाटर आता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस आते हैं, फायर आता है, ग्रेविटी आता है, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम, ये सभी हमें देखने को मिलता है अबायोटिक में। बायोटिक अगर हम देखें तो यहाँ पर सब लिविंग आ जाता है, मतलब ग्रीन प्लांट्स बोलिए, नॉन ग्रीन प्लांट्स बोलिए, डिकम्पोजर्स बोलिए, पैरासाइट्स बोलिए, सिम्बायंट्स बोलिए, एनिमल्स बोलिए, मैन बोलिए, जो भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी बायोटिक इसमें गिने जाएंगे। तो बायोटिक अबायोटिक दोनों एनवायरमेंट में हमें देखने को मिलते हैं, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं हमारे एनवायरमेंट में। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम देखते हैं फिश का, तो फिश जो है यहाँ पर आप देखोगे फिश है ना। अब फिश में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट हमें देखने को मिलता है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब जो फिश के बाहर जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स होगी वो सब एक्सटर्नल फैक्टर होगा। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी के सरफेस पे जो भी हमें चीजें देखने को मिल रही होगी वो सब उसका इंटरनल एनवायरमेंट कहलाएगा। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट अगर हम फिश का यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि लाइट बोलिए, है ना, यहाँ पर सनलाइट जो है वो देखने को मिलेगा। देन टेम्परेचर, किस तरीके का पानी का टेम्परेचर है, जिसमें वाटर है ना, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, अदर गैसेस जो है, ये पानी में क्या है अलग अलग गैसेस जो है वो भी इन्वॉल्व है, डिजॉल्व है, वो हमें देखने को मिलता है। बायोटिक एनवायरमेंट भी देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे प्लैंक्टॉन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरे हरे जो है ये प्लैंक्टॉन्स, ये हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब इंटरनल एनवायरमेंट अगर हम देखते हैं ना, एनक्लोज बाय आउटर बॉडी, यहाँ पर जो हमारी आउटर बॉडी जो सरफेस है उसके अंदर अब जो भी है वो उसका इंटरनल एनवायरमेंट हो गया। मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट दोनों हमें देखने को मिलते हैं। इंटरनल एनवायरमेंट जो है रिलेटिवली स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट, है ना। ये एब्सोल्युटली कांस्टेंट होता है क्या? नहीं, ये कांस्टेंट नहीं होता है कि इंटरनली हमारे अंदर जो भी हो रहा है, आज भी इंटरनली आपके मन छोड़ो, मन में ये विचार आ रहे हैं, मन में हाँ, जो बॉडी लेवल पर जो भी हो रहा है वो आपका इंटरनल एनवायरमेंट हो गया। मतलब उसमें इंजरी, इलनेस, एक्सेसिव स्ट्रेस, अपसेट अगर आप हो, है ना, जो भी मतलब आप जिस तरीके से सोच रहे हो, ये सारा आपका क्या हो गया, इंटरनल एनवायरमेंट हो गया। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो इंटरनल एनवायरमेंट है वो आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट से ज्यादा उथल पुथल मचाता है। जिस वक्त एग्जाम होती है ना, जिस वक्त एग्जाम का स्ट्रेस होता है उस टाइम पे ज्यादा उथल पुथल जो है मनाता है ना। Marine fish is transferred to a freshwater environment, it will not be able to survive. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब यहाँ पर आते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो भी एक्टिविटी कोई कर रहा है, जो भी एक्टिविटी, वो एक इंडिविजुअल के साथ भी हो सकती है, वो एक ग्रुप के साथ भी हो सकती है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम लेवल देखते हैं उसकी, तो हमें देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम, देन बायोस्फीयर। इस तरीके के लेवल जो है वो हमें देखने को, मतलब कम से लेकर हम यहाँ पर ज्यादा 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 हो रहे हैं। इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है, अकेला व्यक्ति है। अब अकेले व्यक्ति अगर ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं तो हम बोलते हैं पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में अगर कोई पर्टिकुलर सेम इसके लोग साथ में आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कम्युनिटी। देन यहाँ पर इनका इंटरेक्शन हो रहा है, एक इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट हो रही है, देन बायोम हो रहा है, देन बायोस्फीयर हो रहा है। इस तरीके से लेवल जो है इसके इंक्रीज होता है। सबसे पहले इंडिविजुअल अगर हम देखते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है इंडिविजुअल लिविंग बीइंग जिसकी एबिलिटी है टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। मतलब ये क्या है, एक अगर समझ लीजिए एक इंसान है, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है, एक्ट कर सकता है, जो उसको बोलना है वो कर सकता है, जो उसको सोचना है वो कर सकता है। अभी आप वहां पर अगर अकेले बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके हिसाब से आपको अगर वीडियो देखना है तो आप वीडियो देख सकते हो, बंद करना है बंद कर सकते हो। आपको अभी अगर पॉटी जाना है आप पॉटी जा सकते हो, नहाने जाना है नहाने जा सकते हो, कूदना है कूद सकते हो, भागना है भाग सकते हो। जो भी आपको फंक्शन करना है, आप अकेले हो, इकलौते हो, आप वो कर सकते हो। इट में भी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियम, फंगी, मैन, ह्यूमन एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। इट इज अ बॉडी मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, है ना, या फिर जो गैनल्स है, अदर पार्ट जो यहाँ पर साथ में काम करते हैं, वेरियस प्रोसेस जो है लाइफ की उसको कैरी आउट करने के लिए। हमारे शरीर में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतने सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, साथ में काम करते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर अगर ऑर्गन जो है वो बोल दे कि नहीं मैं आज फंक्शन नहीं करता, आज मैं छुट्टी लेता हूँ यार, संडे आज, तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। सभी फंक्शंस एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाकर एक इंडिविजुअल जो है वो आउटर लेवल पर फंक्शन जो है प्रॉपर कर सकता है। देन आता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इंडिविजुअल मतलब अकेला व्यक्ति, पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यूजुअली सेम स्पीशीज के हमें देखने को मिलते हैं जो डिफाइंड एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम, है ना। अब यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर लोग देखिए, ठीक है, लोग, ये पर्टिकुलर समझ लीजिए 2000, अगर हम 30 की बात करें, 2030 में यहाँ पर ग्रुप ऑफ लोग एक पर्टिकुलर एरिया जितनी ऑक्यूपाई कर रहे होंगे उसको हम बोलेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन। इसलिए किसी भी देश में पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग हैं उस हिसाब से उसकी पॉपुलेशन जो है आकी जाती है। इसलिए हम बोलते हैं ना 2025 में बोलिए चाइना जो है टॉप पर, 2030 में बोलिए इंडिया टॉप पर, 2035 में बोलिए यूएस है टॉप पर, 2040 में बोलिए रशिया टॉप पर। इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट सेम स्पीशीज, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। उसमें हम टाइगर की पॉपुलेशन, एलिफेंट की पॉपुलेशन सभी इंक्लूड करके यहाँ पर हम पॉपुलेशन निकालते हैं कि नहीं, सेम स्पीशीज जो है ह्यूमंस की पॉपुलेशन, तो हम पॉपुलेशन यहाँ पर बोलते हैं, है ना। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, जितने तेजी से ग्रो हो रहा है उसको ग्रोथ रेट कहते हैं, है ना। मतलब ये क्या है, परसेंटेज वेरिएशन इंडिविजुअल्स के नंबर में इन दी पॉपुलेशन है 2 डिफरेंट टाइम्स। यहाँ पर अगर हम 2020 की बात करें तो इतनी थी, 2030 की बात करते तो इतनी हो गई, तो कितना बड़ा उसको हम रेट कहते हैं, है ना, कितने रेट से बढ़ रहे हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रेट पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि भाई साहब यहाँ पर कम भी तो हो सकते हैं ना, है ना, कम भी तो हो सकता है। मतलब समझ लो यहाँ पर पहले 100 थे, यहाँ पर 200 हो गए, तो सीधा 100 के हिस्से, बाद में यहाँ पर 220 ही हुए, तो यहाँ पर रेट तो कम हो गया, ग्रोथ रेट तो कम हो गया। पहले 100 था, अब ग्रोथ रेट कम हो गया है ना। इस तरीके से देखने को मिलता है। मेन फैक्टर यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए क्या है, बर्थ एंड इमिग्रेशन। जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके लिए मेन फैक्टर क्या है, जो मतलब बर्थ है, जन्म होना चाहिए, तब जाकर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। माइग्रेशन, अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होकर जा रहा है, अगर पाकिस्तान से सब इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या होगी, राइज होगी, इंक्रीज होगी। ये जो मैंने बोला है ना, ये सब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे आपको स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। मेन फैक्टर जो पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं वो है डेथ एंड इमिग्रेशन। डेथ अगर हो रही है या फिर एक जगह से वो देश से दूसरी जगह कोई जा रहा है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। मेन लिमिटिंग फैक्टर जो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, लिमिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी ये क्या है, ये रिलेशन है बिटवीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन एंड द एरिया दे ऑक्यूपाई। डेंसिटी क्या होती है, कितनी डेंसिटी है, तो ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर कितने लोग हैं, अगर इतने ही लोग हैं तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, डेंसिटी जो है कम है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड लोग हैं, डेंसली जो हम इसमें यूज करते हैं ना कि डेंसली पॉपुलेटेड ट्रीज, मतलब एक के पास एक चिपक के ट्रीज है, डेंसली पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पर ह्यूमंस का भी उसी तरीके से या फिर कोई भी लिविंग बीइंग पॉपुलेशन का उस तरीके से हम यहाँ पर मेजर करते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सीधा आपको स्टेटमेंट आ गया। यहाँ पर स्टेटमेंट्स क्या दिए गए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज द परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेन फैक्टर दैट मेक्स पॉपुलेशन इंक्रीज आर बर्थ एंड इमिग्रेशन। तो अब यहाँ पर आपको जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये पहचानना है। अब अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन एट द सेम टाइम, है क्या, सेम टाइम है क्या, नहीं भाई साहब, सेम टाइम अगर होगा तो फिर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मेजर ही कैसे करेंगे। मैंने आपको 2020 और 2020 ही अगर हम देख रहे हैं तो ग्रोथ रेट कहाँ रहेगी, यहाँ पर तो एक ही टाइम है ना, यहाँ पर 2020, यहाँ पर 2030, पहले 100 था अब 200 हो गया है, तो अब यहाँ पर मेजर कर सकते हैं डिफरेंट टाइम, इसलिए स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने आपको अभी बताया था कि 2020 से 2025 में 100 से 200 हो गए, लेकिन फिर उसके बाद मतलब 220 ही हुए, तो मतलब यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है कम हो गई, नेगेटिव हो गई, तो इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। मेन फैक्टर जो पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं वो है बर्थ एंड इमिग्रेशन, बिल्कुल सही है, तो इससे इसका जवाब क्या रहेगा, C3 ओनली। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस इस पर से पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। समझ में आया। अब यहाँ पर हम आते हैं कम्युनिटी पर। अब हमने पॉपुलेशन देख लिया, इंडिविजुअल देख लिया, कम्युनिटी अगर हम देखते हैं तो अगर हम लुक अराउंड आवरसेल्फ विल नोटिस दैट पॉपुलेशन जो है प्लांट्स एनिमल की वो ऑकर बाय देमसेल्फ, खुद से ही ऑकर हो जाती है ना। और रीजन जो है क्वाइट ऑब्वियस है, मतलब सरवाइव करने के लिए इंडिविजुअल जो है किसी भी स्पीशीज का, वो डिफरेंट स्पीशीज जो इंडिविजुअल्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट रहता है, मतलब जो इंटरेक्ट करता है सेवरल वेज में। मतलब समझ लीजिए कि इंडिविजुअल है, हम है, हमें जरूरत, हम क्या खुद सक्षम है सब कुछ करने की कि हमें सूरज के थ्रू ही एनर्जी मिल जाएगी, हमें सूरज के थ्रू ही खाना मिल जाएगा, नहीं, हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसी और पर, हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरे स्पीशीज पर भी,
प्लांट की चीजें हम खाते हैं, एनिमल जो है वो अगर कोई खाता है, तो मतलब क्या है, हमें यहाँ पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है ऑन अदर स्पीशीज, अदर इंडिविजुअल स्पीशीज एज वेल, जो हम इंटरेक्ट करते हैं सेवरल वेज, अलग अलग वेज से हम उससे इंटरेक्शन करते हैं। कम्युनिटी जो है इन मोस्ट इंस्टेंस आर नेम्ड आफ्टर डोमिनेंट प्लांट फॉर्म स्पीशीज। ठीक है, कम्युनिटीज जो है मोस्ट इंस्टेंस ये नाम दिए जाते हैं जो डोमिनेंट प्लांट उसमें होता है, समझ लीजिए डोमिनेंट जो चीज होगी उसके तहत, है ना, तो वो कम्युनिटी जो है उसके तहत यहाँ पर देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो ब्राह्मण्स, है ना, ब्राह्मण भी अलग अलग आते हैं, डोमिनेंट, है ना, उस तरीके से। कम्युनिटी इज नॉट फिक्स्ड और रिजिड, कम्युनिटीज जो है लार्ज या स्मॉल दोनों तरीके की हो सकती है, कुछ छोटी कम्युनिटी होती है, कोई बड़ी कम्युनिटी होती है, डिपेंड करता है किस नेचर से वो कम्युनिटी हम उसको बोल रहे हैं। समझ में आ गया, तो कम्युनिटी आ गया। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिटी अगर हम देखते हैं तो मेजर कम्युनिटी है एंड माइनर कम्युनिटीज है। मेजर कम्युनिटी अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो गया, लार्ज साइज वेल ऑर्गेनाइज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखते हैं, ज्योग्राफी में हमने देखा ना, ज्योग्राफी के कोर्स में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, है ना, पता है ना। तो ये जो चीज है ये क्या हो गया, ये मेजर कम्युनिटी हो गई, बहुत बड़ी है, लार्ज स्केल है, वेल ऑर्गेनाइज, हमें उसके सारे फीचर्स पता है कि क्या क्या वहां पर हमें देखने को मिलता है, रिलेटिव इंडिपेंडेंट है। डिपेंड यहाँ पर सिर्फ सन एनर्जी पर वो रहते हैं, सन की जो एनर्जी है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं फ्रॉम आउटसाइड एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनपुट आउटपुट फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटीज। उनको दूसरी कम्युनिटीज से कोई लेना नहीं है, दूसरे तरफ से कोई लेना नहीं, उनको सूर्य से सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट है, सूर्य से उनको रोशनी मिल रही है, सूर्य से रोशनी मिल रही है, वहां से एनर्जी मिल रही है, बस बात खत्म। अब हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम सक्षम है खुद को बड़ा करने के लिए, हम सक्षम है खुद को संभालने के लिए। तो ये हो गया मेजर कम्युनिटी हो। वही माइनर कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं नेबरिंग कम्युनिटीज पर, ऑफन सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, मतलब मैट ऑफ लीचन ऑन काउडंग पैड। ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, जो काउडंग होता है उस पर जो लीचन्स आते हैं वो डिपेंडेंट है, भाई साहब हमको जरूरत है तुम्हारी, मुझे तुम्हारी जरूरत है ना। ये सेकेंडरी एग्रीगेशंस होते हैं विद इन मेजर कम्युनिटी, है ना, इसलिए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं होते हैं एनर्जी लेने के लिए, उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरी कम्युनिटी पर कि भाई साहब हमको एनर्जी चाहिए। उसमें हम मैन जो है उसको क्या इंक्लूड कर सकते हैं, मैन को क्या एनर्जी चाहिए नहीं होती है बाहर से, है ना, क्या वो खुद का खाना खुद, मतलब खुद का सूर्य से सीधी एनर्जी लेके खुद का खाना अंदर ही प्रिपेयर कर सकते हैं प्लांट जैसे, बिल्कुल नहीं कर सकते। उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरी स्पीशीज पर खाना खाने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। तो हमें इस तरीके से मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी जो है वो देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं कम्युनिटीज का, कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीशीज और साइज जो उनकी पॉपुलेशन का ग्रेटली वेरी होती है, बट ऑब्वियसली ग्रेटली वेरी होते, कम ज्यादा छोटी बड़ी होते रहता है। कम्युनिटी जो है मे हैव वन और सेवरल स्पीशीज, एक या सेवरल स्पीशीज भी उसमें रह सकते हैं, है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर जो डिटरमाइन कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी को और उनके पैटर्न को ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के इन दी कम्युनिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी कम्युनिटी की, उसी के साथ पैटर्न क्या रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब वहां पर क्या चीजें मिलती है। समझ लो अगर कोई रेगिस्तान में है तो वहां पर रेगिस्तान में पेड़ पौधे उगते नहीं है, तो एनर्जी के लिए जो इंसान है उसको किस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जो एनिमल्स वहां पर पाए जाएंगे उन्हीं को खाना पड़ेगा। वही अगर कोई बहुत फर्टाइल लैंड पे रह रहा है, वहां पर अगर बहुत उपजाऊ जमीन है, वहां पर जो खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरीके से होती है, तो वो डिपेंडेंट रहेगा उस पर। एनवायरमेंटल फैक्टर, जो एनवायरमेंट है जिससे आप सराउंडेड हो, भले वो समझ लीजिए कि लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाले हैं। कई सारे अफ्रीकन देश है, वहां पर जो कुकीज है ना, कुकीज जो हम बहुत टेस्ट ले लेकर खाते हैं कि वाह वाह कुकीज बहुत अच्छे हैं, वाह इसके कुकीज उसके कुकीज, बिस्किट समझ लो, इसके बिस्किट्स उसके बिस्किट्स, वाह ये कंपनी के वो कंपनी के। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो कुकीज है वो मड से बनाई जाती है, मिट्टी से बनाई जाती है। जी हाँ, मिट्टी से, मिट्टी सीधी खाई नहीं जाती, इसलिए मड जो है उसके थ्रू कुकीज जो है वो यहाँ पर बनाते हैं और फिर वो खाते हैं। तो इतनी बुरी अवस्था है, एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है एनवायरमेंट। इसलिए अगर आप कुकीज, एक कुकी अगर खा रहे हो और वो अगर आपको बहुत बहुत ही उच्च दर्जे की कुकी नहीं मिली, अगर आपको नॉर्मल भी कोई बिस्किट्स मिल रहे हैं तो दुखी मत होइए, क्योंकि एक जगह दुनिया का ऐसा भी है, या फिर कुछ जगह दुनिया की ऐसी भी है जहाँ पर उनको मट्टी, जो हम जिस पर चलते हैं वो मट्टी लेकर कुकीज बनाकर वो खानी पड़ती है। तो अपने आप को बहुत प्रिविलेज महसूस कीजिए अगर आप पर वो नौबत नहीं है तो। देखिए थोड़ा मोटा क्या होता है कि थोड़ा ये हम पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हैं, लेकिन जो अवेयरनेस है, जो सोशल अवेयरनेस है, वो भी स्प्रेड होती रहनी चाहिए। इसलिए मैं बीच बीच में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा
एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्वाइवल के लिए। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड मैं आपको बीच बीच में ऐसी कुछ फैक्ट्स, ऐसी कुछ चीज़ें बताता रहूँगा, जिससे कि एटलीस्ट जो कॉन्शियसनेस है हमारी वो ऊपर आए, वो इंक्रीज हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न जो है कम्युनिटी का, टर्म्ड एज स्ट्रक्चर, है ना। कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न जो रहेगा एक कम्युनिटी का, उसको स्ट्रक्चर माना जाता है, जो रिफ्लेक्ट करता है जो रोल वेरियस जो उसमें पॉपुलेशन प्ले कर रही है, किस तरीके से वो रह रही है, किस तरीके से हम रह रहे हैं, है ना। कंगना रनावत अगर जा रही है, कुछ भी बोल रही है, तो बेसिकली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न जो कम्युनिटी का वो यहाँ पर दर्शाता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, किस तरीके के इनहेबिट कर रहे हैं, किस जगहों पर रह रहे हैं, अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में जाए, वहां पर कांच की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है ना। मिरर, कांच की जो बिल्डिंग्स है बहुत ज्यादा, अभी तो खैर इंडिया ने भी वो अपना लिया फैशन के तौर पर, लेकिन वो एक नीड है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है ना। इसलिए ऐसा है कि कांच की बिल्डिंग्स रहेगी, वहां पर सूर्य किरणें आएगी और वो ट्रैप हो जाएगी, इसकी वजह से हीट जो है वो मेंटेन रहेगी ऑफिस में। लेकिन जहां पर अब ट्रॉपिकल जो जगह है, वहां पर तो सूर्य सूर्य की कोई गर्मी की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पर तो ये आती है सूर्य किरणें। अभी बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंगें बना देते हैं फैशन के तौर पर, फिर वहां पर हीट ट्रैप होती है और हीट से बचने के लिए फिर अंदर एसी लगाया जाता है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर रोल जो वेरियस पॉपुलेशन प्ले कर रही है, टाइप ऑफ एरिया जो इनहेबिट कर रहे हैं, डाइवर्सिटी जो है स्पीशीज की कम्युनिटी में, सभी यहाँ पर इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम आते हैं इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम डिफाइन की जाती है, देखिए हमने सबसे पहले इकोलॉजी देखा, देन हमने एनवायरमेंट देखा। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट, है ना। मतलब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिल रहा है। एनवायरमेंट अगर हम देखते हैं तो एनवायरमेंट क्या है? बायोटिक, अबायोटिक, लिविंग, नॉन लिविंग, सभी जो आपके आसपास नजर आ रहा है वो सभी हो गया एनवायरमेंट। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का। फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर अगर आप देखोगे जहां पर लाइफ है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसमें कम्युनिटी जो है लिविंग बीइंग की वो भी देखने को मिलती है, फिजिकल एनवायरमेंट देखने को मिलता है, दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं मटेरियल बिटवीन देम। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग सभी चीजें हमें देखने को मिल रही है, लिविंग एंड नॉन लिविंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बायोस्फीयर का फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो यहाँ पर किया जा रहा है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है जहां पर सब सही तरीके से हो रहा है, एक दूसरे के साथ सही तरीके से एक्सचेंज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, इंटरेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। एक प्रॉपर इकोसिस्टम जहां पर जनरेट होती है, वहां पर सब कुछ सही तरीके से होता है, सब कुछ सही तरीके से, किसी को कोई कमी नहीं हो रही है, किसी को कोई ज्यादा नहीं हो रहा है, सब एक साथ बराबर रह रहे हैं, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि भैया इकोलॉजी में, एनवायरमेंट में, इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या है, तो एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो श्री कृष्ण, है ना। श्री कृष्ण, उनका यहाँ पर आसपास जो भी आपको नजर आ रहा है, जो भी आपको नजर आ रहा है वो है उनका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कनेक्टेड है विद लिथोस्फीयर, जहां पर लैंड आती है, यहाँ पर आप देख सकते हो जहां पर श्री कृष्ण खड़े हैं वहां पर जमीन, लैंड। हाइड्रोस्फीयर, वाटर, यहाँ पर आप देख सकते हो पानी है, हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, एयर, जहां पर ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जो भी एयर होगी, एंड बायोस्फीयर, जहां पर लिविंग थिंग्स होती है, वो सभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वो है गया इनका एनवायरमेंट। तो श्री कृष्ण जो है उनका एनवायरमेंट अगर हम देखते हैं तो ये पेड़, ये पानी, ये जमीन, मिट्टी, है ना, ये जो भी पत्ते अत्ते सब सभी यहाँ पर जो है श्री कृष्ण का एनवायरमेंट यहाँ पर कहलाएगा। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है यहाँ पर पेड़ पौधे, प्लांट्स, लिविंग बीइंग्स, जो इंटरेक्शन यहाँ पर हो रहा है ना। इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो ये क्या हो गया, ये इकोलॉजी हो गया। वही इकोसिस्टम अगर हम देखते हैं फंक्शनल यूनिट, क्या हो रहा है कि यहाँ से समझ लीजिए जो प्लांट्स है वो बनने के लिए कुछ एनर्जी तो यहाँ पर जा रही है, कुछ एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब श्री कृष्ण अगर समझ लीजिए यहाँ से कुछ बनाकर खाते हैं, तो यहाँ से प्लांट की एनर्जी जो है वो उनमें जा रही है ना, पूरी की पूरी नहीं जाती है लेकिन थोड़ी एनर्जी जो है वो तो जाएगी। तो मतलब बेसिकली यहाँ से जो एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है एक दूसरा, अब यहाँ पर नहीं है किसी भी एक ही एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये अलग अलग एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ये जो ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी है, फंक्शनल यूनिट है एनवायरमेंट का, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। ये प्रॉपर इकोसिस्टम जो है बनी हुई है जहां पर सब एनर्जी जो है
वो सप्लाई सही तरीके से हो रहा है, साइकिल जो है वो सही तरीके से, मिनरल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल सही तरीके से यहाँ पर जम रही है, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। समझ में आ गया? तो यहाँ पर बेसिकली जो एनवायरमेंट है उसमें बायोटिक अबायोटिक फैक्टर दोनों देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो इसमें अबायोटिक कंपोनेंट जो आते हैं, जिसमें एनर्जी, अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, एनर्जी बोलिए, रेनफॉल बोलिए, टेम्परेचर बोलिए, एटमॉस्फेयर बोलिए, सबस्ट्रेटम बोलिए, मिनरल्स बोलिए, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड बोलिए, ये सभी हमें अबायोटिक कंपोनेंट्स में देखने को मिलते हैं। वही अगर हम बायोटिक कंपोनेंट देखते हैं, मतलब जो लिविंग बींग्स है, बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, है ना, उनको क्लासिफाई किया जाता है फंक्शनल एट्रीब्यूट पर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब क्या होता है, ये जो लिविंग बींग्स है, लिविंग बींग, उनको भी यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में। अब यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अगर हम देखते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर जिसको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, मतलब सेल्फ नरिशिंग, उनको किसी और की जरूरत नहीं है, सीधी सन से। जैसे आपने अगर कोई मिल गया मूवी देखी होगी, उसमें जादू होता है, जादू, जादू क्या करता है, उसको क्या चाहिए रहता है खाने के लिए? सब्जी रोटी खाता है क्या? नहीं खाता है वो सिर्फ हाथ रखता है ऐसे धूप में, ऐसे ऐसे हाथ रखता है और बोलता है धूप, और फिर धूप आती है ना, उसको एनर्जी मिल जाती है। प्लांट्स वैसे ही होते हैं, प्लांट्स क्या कुछ खाते हैं अलग से, हाथ वाथ निकालते हैं फिर खाते हैं? नहीं यार आज मेरे को ये पनीर खाने का मन कर रहा है, आज मेरे को ये खाने का, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधा फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस जरूरत क्या होती है? सनलाइट की, मतलब सनलाइट मिल रहा है, उससे ही वो एनर्जी ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया? सेल्फ नरिशिंग हो गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए। ऑटोट्रॉप्स उन्हें कहा जाता है, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी ले रहे हैं, उनको कुछ बनाने की, पकाने की जरूरत नहीं है ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना, एंड सर्टन कुछ बैक्टीरिया, अलगी, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, उनको जरूरत नहीं है, ठीक है, बाहर कुछ अलग से खाने की या किसी और पर निर्भर रहने की। यहाँ पर सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिससे वो यहाँ पर सीधे तरीके से खाना जो है वो बना पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब यहाँ पर सीधा सन से लेकर खाना जो है वो खाया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है ये अब इस पर फीड कर रहा है। ये खुद का खाना खुद सन से बना पा रहा है क्या? नहीं, ये क्या कर रहा है, ये इस पर निर्भर रह रहा है, तो ये एनर्जी ले रहा है सन से, फिर ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, जो खुद का खाना बनाकर उसने खुद को नरिश किया है, ये आकर इसको खा रहा है, तो अब ये जो एनर्जी है ये इसमें ट्रांसमिट हो रही है। समझ में आ गया? ये जो एनर्जी है ये इसमें ट्रांसमिट हो रही है, तो ये क्या रहेंगे, ये यहाँ पर रहेंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से कुछ, उनको हेटरोट्रॉप्स, पैगोट्रॉप्स ये भी कहा जाता है, जो अदर नरिशिंग, दूसरे जो नरिश हुए हैं उनका खाके यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं। कंज्यूमर्स आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए उनको जो प्लांट्स है, एंटीमल्स है ना, जो एनिमल्स है, एनिमल्स या दोनों, उन पर निर्भर रहना पड़ता है। कि इंसान जो है वो प्लांट्स भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है ना, इस तरीके से उनको निर्भर रहना पड़ता है किसी और चीज पर उनको खाना लेने के लिए। कंज्यूमर्स को डिवाइड किया जाता है दो ब्रॉड ग्रुप्स में, जिसमें माइक्रो भी आते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स आते हैं। अब ये मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर क्या है? बायोटिक, इसमें हमने देखा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स हो गए। कंज्यूमर जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब कंज्यूमर को भी हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, कौन से हैं? एक है माइक्रो कंज्यूमर, एक है मैक्रो कंज्यूमर। इकोनॉमी के कोर्स में हमने देखा हुआ है मैक्रो और माइक्रो में फर्क क्या होता है। मैक्रो मतलब ओवरऑल, माइक्रो मतलब होता है छोटा एक यूनिट, है ना, मैक्रो मतलब होता है ओवरऑल, माइक्रो मतलब होता है छोटा सा यूनिट। तो अब यही यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैक्रो कंज्यूमर मतलब क्या है? दे फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, है ना, और फूड सोर्स पर उनको कैरेक्टराइज किया गया है। इसीलिए जो हर्बीवोरस है आर प्राइमरी कंज्यूमर, जो मेनली प्लांट्स, काऊ, रैबिट्स, ये सब देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है फीड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, वॉल्स बोलिए। कार्निवोरस जो फीड होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, जिनको टर्शरी कंज्यूमर कहा जाता है, लायन जो वॉल्स को ईट हो रहे हैं। ओमनीवोरस आर ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैन, मंकी, ये क्या हो गया? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस, देन ओमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या है? फीड मेनली ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स पर फीड होते हैं, जैसे कि क्या हो गया? रैबिट्स हो गए, है ना। दो कार्निवोरस मतलब जो फीड होते हैं ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब जो इनको खाते हैं,
जो हर्बीवोरस को खाते हैं, ठीक है, समझ लो वुल्स, ये क्या करेगी, ये रैबिट को खा लेगी, है ना, रैबिट को खाएगी, तो वो होते हैं टर्शरीज में। एंड देन आते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब कौन होते हैं, जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, जैसे मैन हो गए, है ना, मैन सभी को खाता है, ये ओमनीवोरस हो गए। तो ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ये आपको पता रहना चाहिए। सीधे अगर आते हैं कि कार्निवोरस कौन कौन से आपको पता रहना चाहिए, ओमनीवोरस कौन कौन से आपको पता रहना है। ओमनीवोरस दोनों को खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, मतलब जो प्राइमरी हर्बीवोरस है उनको खाते हैं, हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए मैक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स है, ऑस्मोट्रॉप्स है, ये बैक्टीरिया फंगी है जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो डेट्रिटस कहा जाता है, जो डेड ऑर्गेनिक है उनके ऊपर जो निर्भर रहते हैं, प्लांट एनिमल, जो प्लांट मर जाते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं, उनके ऊपर जो निर्भर रहते हैं, वो हो गए यहाँ पर माइक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, जैसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए जो रिलीज होते हैं इकोसिस्टम में, रीयूज बाय द प्रोड्यूसर और रिसाइकल्ड होते हैं। रिसाइकल, ये साइकिल कैसी चलती है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। लेकिन ये जो एक इंसान है उसको प्लांट से कुछ न्यूट्रिएंट मिले, देन उसकी डेथ हो गई, ये जो माइक्रो कंज्यूमर्स है इन्होंने इसको डिकम्पोज किया, एंड देन फिर से ये साइकिल जो है प्लांट्स के जरिए, फिर जो प्लांट्स है अगेन ये सारी एनर्जी जो उन्होंने प्लांट से ले ली, देन प्लांट्स आए, देन फिर से ये जो है प्लांट पर निर्भर करके खाया, देन मर गया, इस तरीके से साइकिल चलती है। समझ में आ रहा है। तो ये बायोटिक कंपोनेंट में माइक्रो कंज्यूमर जो है ये भी आपको पता रहना चाहिए, जो बेसिकली क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म जो है उस पर निर्भर रहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम अगर हम देखते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, इसमें टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों आती है। टेरेस्ट्रियल अगर हम देखते हैं जमीन पर रहती है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। जो एक्वेटिक है वो मतलब फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, मरीन वाटर। ये हमें क्लासिफिकेशन इकोसिस्टम जो है, नेचुरल इकोसिस्टम, ये हमें देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर आते हैं होम्योस्टैटिसिस। होम्योस्टैटिसिस क्या है, इकोसिस्टम जो है वो कैपेबल है ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इकोसिस्टम है, क्योंकि इकोसिस्टम हमने देखा था जो कृष्ण जी खड़े थे, है ना, मतलब कृष्ण जी जो है अगर वो पेड़ पौधों से अपनी एनर्जी ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, है ना, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक प्रॉपर इकोसिस्टम जो है वो बनी हुई है पूरी की पूरी। और इकोसिस्टम जो है वो कैपेबल है कि अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, कि कोई चीज ज्यादा नहीं, कोई चीज कम नहीं, सब सही तरीके से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर सही तरीके से सब कुछ मेंटेन करता रहता है, कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं, सही तरीके से सब कुछ चल रहा है। लेकिन समझ लो अगर हम बम बियर पे बियर, बियर पे बियर, बियर पे बियर मारते चले, तो हमारा शरीर जो है डगमगाएगा, हमारा शरीर जो है वो डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए कमोड़ में गिर जाएगा, उल्टियां करेगा, है ना, ये हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो इकोसिस्टम है उसके भी पास भी ये कैपेबिलिटी है कि वो इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, शांतता जो है वो यहाँ पर रखे, है ना। अब खुद के फंक्शनल प्रोसेस बोलिए जो वहां पर स्पीशीज होते हैं उसके जरिए अपना बराबर मेंटेन करता है। तो ये जो कैपेसिटी है इकोसिस्टम की सेल्फ रेगुलेशन की, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो ये होम्योस्टेसिस जो है ये आपको पता रहना चाहिए, कभी कभार प्रीलिम्स में आपको पूछा सकता है कि क्या है। तो होम्योस्टेसिस मतलब है कि जो इकोसिस्टम है वो खुद यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, कोई चीज ज्यादा नहीं कोई चीज कम नहीं, फंक्शनल सही तरीके से रखता है, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। क्लियर है। अब यहाँ पर हम आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, उसमें हमें प्रोविजन फॉर फूड, फ्यूल, फाइबर, ये सभी देखने, हम सब इस्तेमाल करते हैं सारी चीजें। जो शेल्टर है, मटेरियल्स बिल्ड करना है, वो सभी यहाँ पर हमारा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। और मेंटेन रखना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है। लेकिन अगर इंसान इसको ज्यादा ही लेने लग जाए, लालची हो जाए कि नहीं हमको फूड जो है उसे 2 रोटियों की जरूरत है लेकिन हम 10 रोटियां, 20 रोटियां, 30 रोटियां उतना यहाँ पर निकालेंगे, शोषण करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो फिर इकोसिस्टम जो है वो नेचर को बोलेगा भाई अभी चेंज होने की जरूरत है। प्यूरिफिकेशन जो एयर का, वाटर का, ये यहाँ पर अपने आप इकोसिस्टम जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर अगर हम पेड़ पौधे कट करने लग जाए, पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है ना। जो डिटॉक्सिफिकेशन है, डिकम्पोजिशन है वेस्ट का, लेकिन अगर हम वेस्ट मटेरियल जो ऐसे बनाने लग जाए जो डिकम्पोज ही ना हो तो फिर और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। स्टेबिलाईजेशन, मॉडर्नाइजेशन जो है अर्थ क्लाइमेट का, तो अर्थ क्लाइमेट स्टेबलाइज करना, लेकिन इंसान अगर ज़्यादा ही कार्बन इमिशन करने लग जाए, ग्रीन हाउस गैस इमिशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्लाइमेट इफेक्ट जो है वो यहाँ पर होने लग जाते हैं। तो अर्थ का क्लाइमेट मेंटेन करने का भी इकोसिस्टम जो है उसका ही ये है, दायित्व है। लेकिन स्टिल यहाँ पर ह्यूमंस जो है कुछ ज़्यादा करने की वजह से इक्विलिब्रियम बिगाड़ देते हैं। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ फ्लड बोलिए, ड्रॉट बोलिए, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बोलिए, फोर्स ऑफ विंड बोलिए, जनरेशन एंड रिन्यूएबल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जिसमें न्यूट्रिएंट साइकिल होती है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं,
पोलिनेशन ऑफ प्लांट बोलिए, जिसमें पोलिनेशन ऑफ प्लांट होने की वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स है उनके फ्रूट्स आते हैं, है ना, वो जो हम खाते हैं, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, और इसके बदले में हमसे कुछ जो मांगता भी नहीं है, हमसे कुछ चाहता भी नहीं है, बस ये चाहता है कि भाई साहब तुम पोल्यूट मत करो। जो मैं इकोसिस्टम मेंटेन कर रहा हूँ, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ना जीएसटी मांगता है वो, ना कुछ मांगता है, ना कुछ मांगता है, लेकिन स्टिल हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको और बर्बाद करते जाते हैं। जीएसटी मांगना चाहिए था, है ना, जीएसटी मांगते थे तो हम शायद कम यूज करते थे कि नहीं बाबा उसको जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन जीएसटी नहीं मांग रहा है तो हम तो एक्सप्लॉइट करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे तो लो भाई साहब, फिर तो जीएसटी से भी बेकार दंड वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम आते हैं इकोटोन पर। इकोटोन बेसिकली क्या होता है, इकोटोन जो है ये जोन है ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। जो डाइवर्स इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम बोलिए जो लैंड की इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम बोलिए जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसका जो ट्रांजिशन इकोसिस्टम रहेगा उसे हम कहते हैं इकोटोन। उसे हम क्या कहते हैं, इकोटोन। ये जो ट्रांजिशन इकोसिस्टम है, ये इसे हम इधर एक्वेटिक है, इधर लैंड है, इधर जो ट्रांजिशन जोन रहेगा उसे हम कहेंगे इकोटोन। तो ऐसे बोलते हैं ना, मेरी जो हालत है वो ये है कि एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, है ना, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, तो बीच का भाग आप मतलब इकोटोन पर खड़े हो। इस तरह रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ना शुरू कर दो, आप भूलोगे ही नहीं। कोई अगर बोले कि भाई एक तरफ खाई है एक तरफ कुआं है, तो भाई तू इकोटोन है, इकोटोन में खड़ा है तू। बोलेगा क्या बोल रहा है यार, इकोटोन क्या है? इकोटोन भाई ट्रांजिशन जोन होता है एक इकोसिस्टम और दूसरे इकोसिस्टम के बीच का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मतलब फॉर एग्जांपल मैनग्रोव फॉरेस्ट जो हमें देखने को मिलते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट मोस्टली ऐसे जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट मरीन और टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम होती है उसके बीच में मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, वो इकोटोन में आते हैं। अदर एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं, ग्रासलैंड, एस्चुरीज, रिवर बैंक। एस्चुरीज आप सभी को पता है, हमने ज्योग्राफी कोर्स में पढ़ा हुआ है। मतलब नदी जो है, नदी जिस जगह पर समुद्र से मिलती है उसे हम कहते हैं एस्चुरी, है ना, उसे हम कहते हैं एस्चुरी। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो है इकोटोन का वो क्या है, इट में बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड, छोटा भी हो सकता है वाइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बोथ द इकोसिस्टम्स। इट हैज कंडीशंस इंटरमीडिएट टू एडजेसेंट इकोसिस्टम, इसलिए जो जोन ऑफ टेंशन होता है, क्योंकि यहाँ का भी इकोसिस्टम का उसके तरफ आ रहा है, यहाँ का भी आ रहा है, तो मतलब बीच में टेंशन जो है उसका माहौल नजर आ रहा है। समझ लो माँ बाप पे झगड़े हुए हैं, बच्चा बीच में क्या हो रहा है, टेंशन में है। वो क्यों, इकोटोन पे खड़ा है वो, कि यहाँ से भी कुछ बम्बार्डिंग आ रही है, यहाँ से भी कुछ आ रही है। मतलब माँ बाप जब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, झगड़ा हुआ है, तो पापा बोलते हैं जा बेटा मम्मी को ये बोल क्या, मम्मी बोलती है जा पापा को ये बोल दे, बेचारा बीच में बच्चा टेंशन में। इकोटोन है ना, जो ये जोन ऑफ टेंशन होता है। लीनियर एज शोन प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द स्पीशीज कंपोजिशन, मतलब एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी का यहाँ पर चलता रहता है। वेल डेवलप्ड इकोटोन, उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है इंटायरली डिफरेंट एडजॉइनिंग कम्युनिटीज का, वो भी हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, यहाँ पर जो इकोसिस्टम है ट्रांजिशन जोन में ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीटली डिफरेंट कोई कम्युनिटी हमें देखने को मिल जाए। समटाइम नंबर ऑफ स्पीशीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कुछ स्पीशीज की मच ग्रेटर होती है जोन में देन आइदर कम्युनिटी। क्या होता है, कभी कभार नंबर ऑफ स्पीशीज जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ स्पीशीज की ये बहुत ही ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर उतनी पाई नहीं जाएगी जितनी यहाँ पर पाई जाएगी, ऐसा भी कभी होता है। इसको हम कहते हैं एज इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, एज इफेक्ट। मतलब कुछ स्पीशीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इस जोन में अगर पाई जा रही है, ग्रेटर कम्युनिटी, ये इसके मुकाबले जो मेन जोन है उसके मुकाबले, तो उसे हम कहते हैं एज इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्गेनिजम्स विच ऑकर प्राइमरीली और मोस्ट एबेंडेंटली इन दिस जोन आर नोन एज एज स्पीशीज। जो स्पीशीज इस जोन में एबेंडेंट पाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं एज्ड स्पीशीज। एज इफेक्ट में ज्यादा स्पीशीज जो देखने को मिलेंगे उसे हम कहते हैं एज स्पीशीज। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं नीच पर। नीच ये क्या है, देखिए नीच जो है यूनिक फंक्शनल रोल है या प्लेस है स्पीशीज का इकोसिस्टम में। नीच क्या है, यूनिक फंक्शनल रोल है या प्लेस है स्पीशीज का इकोसिस्टम में। मतलब बेसिकली क्या है, फंक्शनल रोल बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर यूनिकनेस, मैंने जैसा बोला था आपको, यूनिक फीचर्स होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, कुछ कोई भी स्पीशीज के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो उसी स्पीशीज का पाया जाता है, दूसरे स्पीशीज का वैसा कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक पाया नहीं जाता है। जैसे फर्ज कीजिए कि यहाँ पर ये ब्लू कलर में एक फ्रॉग है, ये फ्रॉग ये जो एरिया है ये एरिया में ही पाया जाता है। ठीक है, ये एरिया में ही और ये पॉइजनस होता है कि कोई भी अगर इसको पकड़ने के लिए जाए पॉइजन फेंकेगा, शरीर से अपने स्किन से पॉइजन फेंकेगा। तो ये क्या हो गया, इसका यूनिक फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो ये इसका नीश है, समझ में आ रहा है, ये नीश। अब ये जो है ये और ये फ्रॉग कंप्लीटली डिफरेंट है, तो
तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का नीश जो है वो दूसरे स्पीशीज के नीश से अलग रहेगा। इसका नीश अलग है कि ये अडॉप्ट कर लेता है अपने शत्रुओं से बचने के लिए, ये ग्रीन अडॉप्ट कर लेता है, ग्रीन पत्तियों पे ही रहता है जिससे कि वो शत्रुओं को दिखे ही ना। और ये जो है ये दिख भी गया तो अपना पॉइजन फेंकता है। तो मतलब ये इसका जो फीचर है, इसका फीचर कंप्लीटली डिफरेंट है। मतलब इसका जो नीश रहेगा, इसका नीश कंप्लीटली अलग रहेगा। और ये नीश अलग अलग हो सकता है, किसी का पर्टिकुलर एरिया में ही वो पाया जाता है या रहता है, वो भी एक नीश होता है। तो नीश जो है यूनिक रहता है स्पीशीज के लिए। इसका मतलब है दो स्पीशीज रहेंगे एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीश नहीं रह सकते हैं। कोई दो अलग अलग स्पीशीज है, उनके आइडेंटिकल नीश नहीं रह सकते। ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि मे हैव सेम नीश, नीश कभी सेम नहीं रह सकता है। ठीक है। तो डिफरेंस अगर हम देखते हैं हैबिटेट में, जैसे कि बहुत लोगों को अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मतलब कोई जगह जैसे ब्राजील में पाया जाता है तो ब्राजील में ही पाया जाएगा, ये उसका नीश हो गया ना। हैबिटेट, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट और नीश में अलग अलग फर्क है। ये देखिए, हैबिटेट फिजिकल प्लेस है कि फिजिकली वो कहां पर पाया जा रहा है, फिजिकली कहां पर रह रहा है। नीश जो है एक्टिविटी है जो परफॉर्म किया जा रहा है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। अलग अलग होते हैं। जैसे रैबिट अगर आप देखोगे तो रैबिट जो मदर रैबिट होती है अपने बच्चों को जन्म देने का तो उनसे दूर रहती है। सोचिए आप, मतलब इसको बोलते हैं रियल लव, इसको बोलते हैं रियल प्यार, कि अपने बच्चों के साथ नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि अगर वो रहेगी तो दुश्मन जो है वो उनको पता चल जाएगा, उसको देख के, मदर रैबिट को देख के पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, इसलिए वो अपने बच्चों से दूर रहती है, दूर दूर से देखती रहती है सही है या नहीं है। क्योंकि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, वो नहीं भाग पाएंगे जिस तरीके से रैबिट भागे। तो दूर रहती है अपनी माँ, अपने बच्चों को दूर दूर से देखती रहती है। इसको बोलते हैं प्यार। प्यार ये नहीं कि तुम उसके करीब रहो, तुम उसको पालो, तुम उसके पास ही रहो। प्यार वो है कि जिसमें उनकी खुशी है, जिसमें सामने वाले को, इसको बोलते हैं रियल लव। तो ये रैबिट जो है उसका एक नीश हमें देखने को, यूनिक फीचर हमें देखने को मिलता है। एक्टिविटी जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जा रही है। हैबिटेट, ये इज नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक। हैबिटेट ये ऐसा नहीं है कि ये जो है पर्टिकुलर ये यही यहाँ पर देखने को, दूसरे भी आ सकते हैं वहां पर रह सकते हैं। नीश जो है स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। ये स्पीशीज जो है इसका ये यूनिक फीचर है, ये उसका नीश है ना, ये उसका नीश है। जैसे मयूर मोगरे यूट्यूब चैनल अगर देखा जाए, मयूर मोगरे यूट्यूब चैनल ये नीश है फॉर यूपीएससी स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स, एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये नीश है ना। हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नीश। यहाँ पर नीश जो है डज नॉट कंटेन सच कंपोनेंट्स। नीश में कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं होता है। ये अफेक्ट होता है टेम्परेचर, रेनफॉल, अदर बायोटिक फैक्टर से। ये फ्लो ऑफ एनर्जी है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म थ्रू इकोसिस्टम। तो ये डिफरेंस जो है आपको पता रहना चाहिए। अब टाइप ऑफ नीच अगर हम देखते हैं तो हैबिटेट नीच भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर पर्टिकुलर कोई स्पीशीज पर्टिकुलर जगह पर रह रहा है तो वो भी एक नीच बन जाता है। फूड नीच होता है कि क्या खा रहे हैं, किस पर जग रहे हैं। रिप्रोडक्टिव नीच होता है किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि ओलिव रिडली टर्टल अगर हम देखते हैं तो वो उड़ीसा का जो बीच है वहां पर सीधा आते हैं एंड वहां पर वो पूरा का पूरा अपना जो अंडे हैं वो देते हैं एंड देन चले जाते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्टिव नीच उनका वो माना जाता है कि कोई और वैसा नहीं करता है। कोई कोई फ्रॉग होते हैं जो समंदर के नीचे के ऊपर ही वहां पर वो रहते हैं, जिससे कि वहां से वो नीचे फेंके तो समुद्र में ही गिरे। फिजिकल एंड केमिकल नीच होता है, टेम्परेचर, लैंड शेप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी, अदर रिक्वायरमेंट। तो अलग अलग नीच यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बायोम्स हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी जो उसमें देखा हुआ है, बायोम्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली है। उसमें हमने सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ग्रास लैंड्स, डेजर्ट सवाना, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है टुंड्रा ली हुई है ना। वो एनुअल प्रेसिपिटेशन ज्यादा है ना, और टेम्परेचर जो है वो इस तरीके का है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हमने पूरा देखा हुआ है, इसलिए बायोस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। इसमें आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आप देखोगे टुंड्रा जो है ऊपर का जो रीजन है वो टुंड्रा हमें देखने को मिलता है। जस्ट उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो टाइगा हमें देखने को मिलता है। उसके फीचर्स हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी कोर्स में कवर किए हुए हैं, इसलिए मैं रिपीट यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। देन यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रासलैंड जो है, यहाँ पर हमें ग्रासलैंड देखने को मिलता है। अलग अलग रीजन में उसके अलग अलग नाम होते हैं। डेजर्ट जो है कुछ कुछ एरिया में यहाँ पर आप देख सकते हो डेजर्ट जो है वो भी पाया जाता है ना। तो ये रेन फॉरेस्ट अगर आप देखोगे तो ये रेन फॉरेस्ट जो है इस तरीके से, ये रेन फॉरेस्ट हो गया, ये रेन फॉरेस्ट है। तो मतलब बेसिकली जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पर हमें ज्यादा रेन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो और अच्छी तरीके से चाहिए तो टुंड्रा, उसका फ्लोरा फोना किस तरीके का होता है ना। तो ये आप यहाँ पर जो फीचर्स, सारे के सारे फीचर्स है जो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। टुंड्रा में अगर आप देखोगे डिवाइड ऑफ ट्रीज एक्सेप्ट स्टंट शर्ब, क्योंकि टुंड्रा एकदम बर्फीला रीजन, वहां पर क्या ही रहेगा। एनिमल भी अगर आप देखोगे तो आर्कटिक फॉक्स, जो वो बियर कर सकते हैं उतनी ठंड, वो हमें देखने को मिलते हैं।
रीजन आप यहाँ पर देख सकते हो कौन से रीजन में है। टाइगा अगर हम देखते हैं थोड़ा नीचे का रीजन जो है हमें देखने को मिलता है ना, इसमें बर्ड्स, हॉग्स ये सब देखने को मिलते हैं। देन टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, इसमें एक्सटेंड ओवर सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप अगर आप देखोगे उसमें फ्लोरा में ट्रीज, बीज बोलिए, ओक बोलिए, मापले बोलिए, चेरी बोलिए, सब देखने को मिलता है ना। तो ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, पीडीएफ से भी आप गो थ्रू कर लोगे। ज्योग्राफी कोर्स अगर आपने कवर किया है तो ये आपका कवर हो ही गया होगा अपने आप। ग्रासलैंड्स बोलिए, है ना, उसमें ग्रासलैंड वेजिटेशन, ग्रासेस ये डोमिनेंट होते हैं। डेजर्ट अगर आप बोलोगे तो डेजर्ट भी हमें देखने हैं। तो ये सारे हमें बायोम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। एक्वेटिक जोन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। देखिए एक्वेटिक सिस्टम जो है उसको बायोम्स नहीं कहा जाता है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट लाइफ जोन में डिवाइडेड होता है। जैसे बायोम्स अलग अलग लाइफ डिस्टिंक्ट इसमें डिवाइडेड है, वैसे एक्वेटिक जोन भी डिस्टिंक्ट इसमें डिवाइडेड होता है। ठीक है, मतलब किस तरीके से डिजॉल्व न्यूट्रिएंट किस तरीके के हैं, जो सनलाइट है कितना अंदर जा पा रहा है पानी के, उस हिसाब से एक्वेटिक जोन गिराए जाते हैं। तो इसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमें देखने को मिलती है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम उसमें लोथिक जो मूविंग पानी है और जो लेंटिक जो स्टिल पानी है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या है? लोटिक जो मूविंग पानी है, जो बह रहा है, लो भाई लो बह रहा है, लो बह रहा है। लेंटिक मतलब जो स्टिल पानी है। लोटिक वाटर सिस्टम में फ्रेश वाटर स्ट्रीम होती है क्योंकि जो बह रहा है पानी वो फ्रेश रहेगा, है ना, स्प्रिंग ये सब आते हैं। लेंटिक में पूल्स, पॉन्ड्स या बॉक्स, लेक्स ये सब हमें देखने को मिलता है। मरीन इकोसिस्टम आती है, नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो ओशन से कवर्ड है ना। देन एस्चुरीज आती है। एस्चुरीज जैसे मैंने आपको बताया था, एस्चुरीज क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो समंदर है, जो नदी है जहां पर मिल रही है वो समंदर से, वो हमें एस्चुरी जो है वो देखने को मिलता है। तो एस्चुरीज यहाँ पर कोस्टल बे, रिवर माउथ, है ना, ये होता है। देन कोरल रीफ्स एंड मैनग्रोव्स ये सब आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो यहाँ पर कोरल्स आप देख सकते हो, कोरल रीफ्स, इसके बारे में भी हमने ज्योग्राफी के कोर्स में कवर किया हुआ है, कोरल रीफ्स के बारे में। देन यहाँ पर बायोस्फीयर अगर हम देखते हैं, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर ये पार्ट है अर्थ का जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब जहां पर जीव है वो हमें बायोस्फीयर देखने को मिलता है। जहां पर भी जीव होगा, जहां पर भी लिविंग बींग होंगे, वहां पर हमें बायोस्फीयर देखने को मिलता है। बायोस्फीयर रिप्रेजेंट करता है हाईली इंटीग्रेटेड इंटरेक्टिव जोन, जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर सब आते हैं। एटमॉस्फेयर भी आता है, हाइड्रोस्फीयर भी आता है, लिथोस्फीयर भी आता है। इससे पूरे इसको जहां पर जीव जंतु है वहां पर हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक्सट्रीम्स में अब्सेंट रहता है, नॉर्थ साउथ पोल, क्योंकि वहां पर लिविंग बींग रह ही नहीं सकते, वहां पर जीव जंतु रह ही नहीं सकते, तो वहां पर हमें बायोस्फीयर अब्सेंट देखने को मिलता है। या फिर डीपेस्ट ओशन हो गया, वहां पर भी लिविंग बींग देखने को नहीं मिलता है ना। एनर्जी जो रिक्वायर्ड रहती है लाइफ के लिए विद इन द बायोस्फीयर वो सन से हमें देखने को मिलती है, सन से आती है। ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट जो नेसेसरी है वो एयर से, वाटर से, सॉइल से हमें देखने को मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, जब हम न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोस्फीयर समझ में, जहां पर भी लाइफ है, जहां पर भी जिंदगी है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, जो है इकोलॉजी। इसी तरीके से फटाफट हमारे चैप्टर जो है हमारे एनवायरमेंट की हम कवर करेंगे काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल तरीके से। मजा आ जाएगा आप सभी को। बस रिवीजन प्रॉपर करते रहिए और ध्यान से लेक्चर्स देखते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।